Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. नमस्कार फ्रेंड्स। कोविड-19 कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से होने वाली पेंडेमिक डिजीज है जो कई देशों में फैल चुकी है। ये डिजीज खांसने, छींकने और हवा में मौजूद पार्टिकल्स, एरोसोल्स और फोमाइट सरफेसेस से इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रही है। इसका ओरिजिन पाया गया वुहान, चाइना की सी फूड मार्केट में, जब वहाँ के लोग निमोनिया से बहुत बीमार पड़ने लगे और नंबर ऑफ डेथ्स में भी समय के साथ इंक्रीज होने लगी। स्टडीज में पाया गया कि ये क्राउन शेप्ड SARS-CoV-2 94% जेनेटिकली सिमिलर है सार्स कोरोना वायरस के जो 2002 में फैला था। कोरोना वायरस एक बिल्कुल नया वायरस है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो इसकी मेडिसिन या वैक्सीन जल्दी से बनाने में कामयाबी हासिल करें, पर अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है तो 80% ऑफ केसेस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बावजूद भी माइल्ड सिम्टम के साथ अपने आप रिकवर कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस वायरस की कंटेजियस पावर बहुत ज़्यादा है, जो कि R0 इसका अराउंड 3 है, इसलिए इससे प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है। तो चलिए बात करते हैं कि हम किन मेथड्स से इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप में कोरोना वायरस के लक्षण आ रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू क्वारंटीन योरसेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल एंड कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। तो स्टेइंग होम इज बेटर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद दिस वायरस। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम एक दूसरे से 1 मीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट बना के रखें, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि अगर एक कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन आपके आसपास आता है तो वो आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इन इन्फेक्टेड लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं और कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। दोस्तों, हर कंट्री का एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे एक अपना हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी होती है, लेकिन जब नंबर ऑफ सिक पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टेबल होने की वजह से जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में और ज़्यादा एडमिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा ये है कि इससे हम नंबर ऑफ पेशेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन ना आए और जो पेशेंट्स ऑलरेडी सिक हैं उनको एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके। विद टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी कंट्री इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज हाइजीन, कि हम अपनी साफ सफाई कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारे हाथों की सफाई से, जिसमें हम 6 स्टेप टेक्निक को फॉलो करते हैं। उसके लिए पहले आप अपने हाथों को रनिंग टैप वाटर में वॉश करते हैं, देन टेक अ ड्रॉप ऑफ सोप ऑन योर हैंड्स और तब तक उसे रब करते हैं जब तक अच्छे से झाग नहीं बन जाता। अच्छे से झाग बनने के बाद फिंगर्स को इंटरलेस करके बैक ऑफ द हैंड्स को अच्छे से रब किया जाता है। उसके बाद फिंगर्स को इंटरलेस करके फिंगर्स के बीच के एरिया को अच्छे से रब किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों हाथों के थंब को अच्छे से एक एक करके क्लीन किया जाता है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हम अच्छे से फिंगर टिप्स को क्लीन करते हैं और लास्ट में नेल टिप्स को अच्छे से रब करके क्लीन किया जाता है। उसके बाद रनिंग वाटर में हाथों को धो सकते हैं। सैनिटाइजर का यूज भी ऐसे ही करना है। एक ड्रॉप सैनिटाइजर को अपने हाथ पर लेकर उसे अच्छे से दोनों हथेलियों में रब करना है, फिंगर्स में रब करना है, बैक ऑफ द हैंड्स पे रब करना है और तब तक रब करते हैं जब तक सैनिटाइजर ड्राई नहीं हो जाता। जैसे कि ये वायरस फोमाइट सरफेसेस से फैलता है, बहुत सारे ऐसे फोमाइट सरफेसेस हैं जो हम कब हाथ लगाते हैं हमें पता भी नहीं लगता, जैसे मोबाइल फोन्स जो कि वेरी कॉमनली यूज सरफेस है एंड डोर नॉब्स ऑल्सो। तो इसलिए बेटर है कि हम अपने हाथों को अच्छे से धोएं और उन्हें फेस पे लगाना अवॉइड करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम मास्क और ग्लव्स पहने। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, ताकि जो वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमें इन्फेक्ट ना कर सकें। इनमें भी दो तरह के मास्क हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एक सर्जिकल मास्क और एक N95 मास्क। दोनों ही मास्क कहीं ना कहीं इफेक्टिव हैं इस वायरस से रोकने के लिए। लेकिन जो सर्जिकल मास्क है, क्योंकि उसकी लूज फिटिंग होती है
और जो N95 मास्क है उसकी फिटिंग भी टाइट होती है और वो हमें एरोसोल से भी बचा सकता है। इसलिए N95 मास्क ज़्यादा रिलायबल मास्क है एज कम्पेयर टू सर्जिकल मास्क, बट सर्जिकल मास्क इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव इफ N95 is not available. Next जो very important thing है that is personal protective equipment, that is PPE. PPE वो यूज़ करते हैं जो कोरोना वायरस पेशेंट के बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं। वो कोई रिलेटिव भी हो सकता है या फिर वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है। PPE में मेनली कुछ चीज़ें होती हैं। एक होते हैं उसमें लेटेक्स ग्लव्स हाथों को कवर करने के लिए, प्लास्टिक गाउन होता है बॉडी को कवर करने के लिए, शूज़ होते हैं जो स्टील टिप और स्टील सोल के होते हैं जिससे कि फुट कवर रहते हैं, मास्क होता है माउथ और नोज़ को कवर करने के लिए, और आई प्रोटेक्टर्स होते हैं आई को कवर करने के लिए, और साथ में एक डिस्पोजेबल बैग होता है जिसमें कि स्ट्रेस को डिस्कार्ड किया जाता है जब भी वो पेशेंट को लीव करता है। नाउ आफ्टर सो मच ऑफ प्रिवेंशन, अगर फिर भी कोरोना वायरस का पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इस डिजीज़ की एज सच कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उनको किसी ना किसी बेसिस पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या कौन सी मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, चलिए जानते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर मिलता है, दैट इज़ अराउंड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने हाई ग्रेड फीवर में इट इज़ ऑब्वियस कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाएगा, और डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए हमें पेशेंट को फ्लूइड्स पे डालना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट को फ्लूइड्स लगाने हैं तो स्पेयरिंगली यूज़ करना है। मेंटेनेंस फ्लूइड पे डालना है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा फ्लूइड रश नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनमें पल्मोनरी एडिमा मिलता है जो कि हम ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर हम फ्लूइड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो पल्मोनरी एडिमा और ज़्यादा बढ़कर पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि फ्लूइड्स जब भी दें गिव देम स्पेरिंगली। अब हाई ग्रेड फीवर को ख़त्म करने के लिए इट इज़ ऑब्वियस कि हमें उसे एंटीपायरेटिक्स देनी होंगी। तो पैरासीटामोल को हम देते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड नेम में हो। पैरासीटामोल पेशेंट को दी जाती है टू फाइट विद फीवर। अब क्योंकि कोविड-19 एक बिल्कुल न्यू डिजीज़ है एंड येट देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन, ऐसी कंडीशन में हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीवायरल मेडिसिन को एज इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ करना होता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट इन अमेरिका ये देखा गया कि रेमडेसिविर, जो कि इबोला वायरस और निम्फा वायरस के लिए मेडिसिन है, उसे देने से कोरोना वायरस पेशेंट में 31% फास्टर रिकवरी देखी गई है। लेकिन येट कोई सेट डाटा नहीं है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि रेमडेसिविर की वजह से ही कोरोना वायरस रिकवरी हुई है। अब ये रेमडेसिविर काम कैसे करती है? रेमडेसिविर मेडिसिन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, जिससे ऑलरेडी प्रेजेंट वायरल आरएनए नए वायरल आरएनए को बनाने में सफल नहीं हो पाता। अब क्योंकि नया वायरल आरएनए नहीं बनता है, इसलिए जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता और बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आरएनए को खत्म करने में सफल रहती है। Second mostly used drug which was used in India is chloroquine, which is a drug of malaria. It was reported in studies कि क्लोरोक्विन जो है वो सार्स कोविड 2 वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने देती। और ये कैसे रेप्लिकेट नहीं होने देती? क्योंकि ये वायरस को सेल के अंदर जाने से रोक देती है। लेकिन क्लोरोक्विन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, खासकर कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स। तो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उसमें इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ये जो स्टडीज़ हैं ये इन विट्रो अजम्पशंस हैं। इन ह्यूमंस देयर आर नो सच स्टडीज़, और ऐसा कुछ भी रिपोर्टेड केस नहीं है कि क्लोरोक्विन से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। तो ये सारा इन विट्रो स्टडीज़ के बेसिस पर ह्यूमंस में यूज़ हो रही है। क्लोरोक्विन सार्स कोविड 2 वायरस को ACE2 रिसेप्टर से अटैच नहीं होने देती, जिससे कि वायरस सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। अगर वायरस सेल के अंदर एंटर ही नहीं करेगा तो रेप्लिकेशन भी नहीं कर पाता, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। नेक्स्ट ड्रग जो यूज की जाती है दैट इज रिटोनावेर।
which is used as an antiretroviral therapy of HIV. रिटोनाविर प्रोटीज इनहिबिटर है जो कि वायरल पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये उन्हीं प्रोटीजेस को इनहिबिट करती है जिससे कि प्रोटीन्स नहीं बन पाते। कुछ स्टडीज में कहा गया कि सीवियर कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको रिटोनाविर से बेनिफिट मिला है, लेकिन कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि जहाँ पर कुछ पेशेंट्स को स्टैंडर्ड केयर दी गई और कुछ को रिटोनाविर से ट्रीट किया गया, वहाँ पर उनकी क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं था। तो येट देयर इज नथिंग क्लियर अबाउट दिस मेडिसिन ऑल्सो। सो जो रिटोनाविर है वो प्रोटीजेस को इनहिबिट करती है। प्रोटीजेस आरएनए पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स की हेल्प से बाद में वायरस बनता है। ये जो सरफेस प्रोटीन्स जब नहीं होंगी तो वायरस भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और इन्फेक्शन बॉडी में रुक जाता है। नेक्स्ट इज टोसिलुजुमैब। टोसिलुजुमैब इज यूज्ड एज अ ड्रग इन आर्थराइटिस। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं इन कोरोना वायरस पेशेंट्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरल्यूकिन 6 पे जाके काम करती है जो कि हमारे मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं। ये हम ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में देख चुके हैं। इंटरल्यूकिन 6 जब रिलीज होता है तो बॉडी में बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ये मेडिसिन इंटरल्यूकिन 6 को जाके रोकती है जिससे कि आगे का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रुक जाता है और जिससे साइटोकाइन स्टॉर्म रुक जाता है। साइटोकाइन स्टॉर्म रुकने से लंग्स के बाकी के सेल्स बच जाते हैं और पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन से बच जाता है। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हम ऑलरेडी यूज करते थे उनको भी यूज कर सकते हैं। So here tocilizumab acts on the inflammatory mediators which are released by macrophages, thus stopping the cytokine storm. साइटोकाइन स्टॉर्म रुक जाने से सेल्स डैमेज से बच जाते हैं और एक सीवियर कंडीशन को रोक सकते हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में लैंड कर जाते हैं। उन्हें ब्रेथलेसनेस होती है और उसके बाद वो सांस नहीं ले पाते। ये कंडीशन हम ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पर डालना पड़ता है। उस समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि हम पेशेंट को हाई प्रेशर नेजल कैनुला से ऑक्सीजन ना दें। अगर हम हाई प्रेशर नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेशर से पेशेंट के लंग्स में जाएगी। अब लंग्स में कुछ हेल्दी एल्वेलाई हैं और कुछ कोलैप्स्ड एल्वेलाई हैं जो कि डैमेज्ड हैं। अब डैमेज्ड एल्वेलाई में ऑलरेडी स्पेस कम है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में जाती है, लेकिन जो हेल्दी एल्वेलाई हैं सारा प्रेशर उन एल्वेलाइज की तरफ जाते हुए उन एल्वेलाइज में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर के कारण वहाँ के एल्वेलाई के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो हाई प्रेशर से हम हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, इसलिए अवॉइड करेंगे कि हाई प्रेशर नेजल कैनुला यूज ना करें। सेकेंड थिंग, क्योंकि हम लो प्रेशर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो पेशेंट को ब्रीदिंग में थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन पूरी की पूरी तरह से CO2 बाहर नहीं आएगा। अब CO2 भी बड़ा होता है, कम CO2 जाएगा बाहर क्योंकि कम ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऐसी कंडीशन में CO2 को बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट के नंबर ऑफ रेस्पिरेशंस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि CO2 थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाहर ज़्यादा निकले। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर बना के रखा जाता है। अब जो एल्वेलाइज कोलैप्स हो चुके हैं वहाँ पर हम थोड़ा प्रेशर ऑलरेडी मेंटेन करके रखते हैं कि दोबारा जब पेशेंट रिस्पायर करे तो वो लंग्स दोबारा से कोलैप्स ना हो जाएं। एक प्रेशर बने रहने से एल्वेलाइज एक्सपेंशन फॉर्म में ही रहते हैं और जब भी पेशेंट ब्रीथ करता है उसको इजी ब्रीदिंग होती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द वेंटिलेटर शोन हियर। देन इज इमरजेंसी केयर में और ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो हम पैरालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को प्रोन पोजीशन में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, प्रोन पोजीशन दे सकते हैं और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन भी फॉलो कर सकते हैं। Then is vaccination against COVID-19. Is there any vaccine for COVID-19? Still, there is no vaccine for COVID-19. There are a number of trials going all throughout the world, even in India, but still we don't have anything in our hand.
और अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा उस वैक्सीन को सर्कुलेशन में आने के लिए। अभी इजराइल ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने इसकी मेडिसिन बना ली है, लेकिन कितना ये राइट है, कितनी ट्रू रिपोर्ट्स हैं, ये टाइम आने पे ही पता चलेगा। अगर आज वैक्सीन बन भी जाती है तो उसे बहुत सारे ट्रायल से होके गुजरना पड़ता है और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है वैक्सीन की, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है कि इट इज़ नॉट ईजी कि हम विद इन अ मंथ या विद इन अ 2 मंथ्स हम इस चीज़ को हैंडल कर सकें। एक वैक्सीन को हर पर्सन के पास पहुंचने के लिए 1 to 2 ईयर्स लग जाते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि वैक्सीन ही हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स है और हम वैक्सीन पे ही टोटली डिपेंड हैं। तो बेटर इज़ कि हम प्रिवेंशन पे इस वक्त अच्छे से ध्यान दें। ऐसी कंडीशन में इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम हॉस्पिटल्स में वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली करें, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। लाइक जो ब्लैक बैग्स हैं वो यूज़ करें हम साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन के लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं वैसा कोई वेस्ट है उसके लिए हम ब्लैक बैग यूज़ करें। रेड बैग में हम ब्लड बैग्स डाल सकते हैं, IV सेट्स, इन्फेक्शियस प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, रबर कैथेटर्स, कट प्लास्टिक या लेटेक्स ग्लव्स को हम रेड बैग में डाल रहे हैं। देन टॉकिंग अबाउट येलो बैग में हम इन्फेक्शियस ड्रेसिंग मटेरियल डालते हैं, गॉज पीस हो गए, कॉटन स्वैब्स हो गए, ह्यूमन ऑर्गन्स को डालते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ को डालते हैं येलो बैग में। देन डिस्कार्डेड साइटोटॉक्सिक मेडिसिन को डाल सकते हैं। इन्फेक्शियस ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ करते जो फेंकते हैं वो हम येलो बैग में फेंकते हैं। देन इज़ ब्लू बैग में सारा ग्लास का सामान आता है, लाइक ग्लास बॉटल्स, ग्लास एम्प्यूल्स एंड इंजेक्शन वायर्स। देन इज ट्रांसपेरेंट बैग में हम नीडल्स, ब्लेड्स, लेंसेट्स, ब्रोकन ग्लास स्लाइड्स इनको थ्रो आउट करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम सारे वेस्ट को, क्योंकि इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। As there are number of deaths because of COVID-19 infection around the globe and in India also, so Ministry of Health and Family Welfare of Government of India has passed some guidelines on management of dead body because of COVID-19. उसमें जो भी लोग COVID-19 पेशेंट की डेड बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें स्पेशली कहा गया है कि वो अपनी हैंड हाइजीन, PPE किट के यूज़ पे, शार्प ऑब्जेक्ट्स को हैंडल प्रॉपरली करें, इन सब की तरफ ज़्यादा ध्यान देने को कहा है। साथ में ये भी कहा है कि पेशेंट में जो भी कैथेटर और ट्यूबिंग्स लगी हैं उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज किया जाए। साथ में जिस बैग में पेशेंट को डाला जाएगा उस बैग को भी बाहर से 1% हाइपोक्लोराइड से क्लीन किया जाए। बाद में पेशेंट जहाँ भी क्रीमेशन ग्राउंड में लेके जाया जाएगा या जहाँ पे बरी करने के लिए लेके जाया जाएगा वहाँ पे ट्रांसफ़र टीम ही उसे ट्रांसफ़र करेगी। पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स आर अलाउड टू सी द पेशेंट, और वहाँ पर भी जो भी रिलीजियस होली थिंग्स हैं वो करना अलाउड है अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे पेशेंट टच है। पेशेंट टच इज़ नॉट अलाउड टिल दैट पॉइंट ऑल्सो। बाकी ये डिटेल्स बिल्कुल एलैबोरेटिव वे में दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की साइट पर, वहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोरोना वायरस। होप सो कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन बने और हम लोग रिलीव हो सकें और अर्थ में ये जो पेंडेमिक है इसको ख़त्म कर सकें। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।